नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अतिमा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन हिंदी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साहित्य शास्त्र यूनिट 3 का सेकंड पार्ट पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र हमने पढ़ लिया है। अब हम उसी के कंटिन्यूएशन में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना क्यों चाहिए। ठीक है, क्यों हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ने की हमारी उपयोगिता क्या है, पहले हम वो समझ लें, उसके बाद हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इसमें हम पाश्चात्य मतलब पश्चिम के विद्वानों, पश्चिम के विचारकों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में उनके विचारों को पढ़ेंगे। जो सिद्धांत उन्होंने काव्य या साहित्य संबंधी जो भी सिद्धांत उन्होंने दिए हैं उसको पढ़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका प्रभाव आधुनिक साहित्य में कम या ज्यादा जरूर पड़ा है। ठीक, तो इसलिए ये भारतीय साहित्य में भी, हिंदी साहित्य में भी इसकी उपयोगिता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और इसीलिए ये आज हमारे हिंदी साहित्य का, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और अब इससे अधिकतर प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कुछ विचारकों का नाम स्पष्ट दिया है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में कि किन किन को पढ़ना है। वो आप सिलेबस जरूर अपना देखते हुए साथ में इसको देखते रहें। उन सभी विचारकों को इसमें हम देखेंगे, क्या क्रम है उसके साथ, और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उनको भी हम देखते रहे। ठीक, तो सबसे पहले जिनको हम देखते हैं आपके सिलेबस में वो है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो को हमने सबसे पहले आपके सिलेबस में आप पढ़ोगे। लेकिन हम जब ये क्रम बनाते हैं, जब क्रम भी पूछता है, ये प्रश्न आपसे पूछता है, जब हम क्रम बनाते हैं तो ये क्रम होता है सुकरात से। सुकरात यूनान के बड़े दार्शनिक थे, ऐसे दार्शनिक जिन्होंने अपने नए विचारों से उस समय की जो जनरेशन है उसको जगाने की कोशिश की, पुरानी रूढ़ियों का खंडन करने का प्रयास किया और उस समय के जो राजतंत्र है, जो राज्यादेश है, उसके अगेंस्ट हमेशा आम जनता के लिए यह काम करते रहे और इसकी ही कहीं ना कहीं उनको सजा भी मिली। और हम सबको पता है कि सुकरात को विष का प्याला देकर के उनकी उनकी मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है, जेल में डाला गया था और उसके बाद वहीं पर उनको विष का प्याला देकर के उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं के शिष्य हैं प्लेटो। प्लेटो भी इनसे काफी ज्यादा प्रभावित रहे हैं। ठीक है, सुकरात से काफी इन्होंने अपने जीवन में, अपने साहित्य में काफी सारा सुकरात से सीखा, ये है। और इनके ही शिष्य है अरस्तु। तो ये 3 गुरु शिष्य का क्रम चलता है और कभी भी अक्सर पूछता है कि कौन किसके गुरु, कौन किसके शिष्य है, नहीं तो क्रम लगा करके पूछ लेता है। क्रम तो आपको पाश्चात्य साहित्य में इन सभी विद्वानों का पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके लोंजाइनस। लोंजाइनस एक सदी के समय आते हैं। उसके बाद ड्राइडन। ड्राइडन हालांकि आपके यूजीसी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्रम के रूप में ड्राइडन को पूछ लेता है। उसके बाद आपके आते हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्रम की बात की जाए तो वर्ड्सवर्थ पहले आते हैं और कॉलरिज उसके बाद के। क्रम की बात की जाए तो अगर हैं दोनों समकालीन और एक साथ ही रचना करते हैं, अच्छे मित्र हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं क्रोचे, उसके बाद एलियट, रिचर्ड और लास्ट में रैनसम। ठीक, तो इतने सारे विद्वान हैं जो पाश्चात्य विद्या में ज्यादा मुख्य हैं, जिनके क्रम को पूछता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे जो कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो आपके यूजीसी के सिलेबस में नहीं दिया है, वो मैंने गौर किया, लेकिन उनसे प्रश्न पूछता है। जैसे लोंजाइनस भी आपके यूजीसी के सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन इससे प्रश्न पूछता है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है क्रोचे भी एग्जैक्टली इनका नाम नहीं दिया है, लेकिन इससे भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो हम इन लोगों को साथ में लेकर के पढ़ेंगे, देखेंगे। पहले आप इन सबका क्रम देख लीजिए। ठीक, अब हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले विद्वान विचारक जो हैं प्लेटो, और ये आपके सिलेबस में सबसे पहले आते हैं। ठीक है, कौन है? प्लेटो। ठीक, प्लेटो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सबसे प्रथम विचारक, प्रथम विद्वान, जिनको हम भारतीय काव्य शास्त्र में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व और मृत्यु हुई थी 347। 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था
और 347 ईपू में ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। ठीक, एथेंस में जन्म हुआ था। एथेंस, इनका जन्म स्थल भी पूछता है इसलिए जानना जरूरी है। एथेंस में जन्म हुआ था। अभी हमने देखा कि इनके गुरु कौन है, गुरु हैं सुकरात और शिष्य हैं, ठीक है, अरस्तु। प्लेटो जो है वो प्रत्ययवादी विचारक है। प्रत्ययवादी कैसे हैं ये? प्रत्ययवादी, प्रत्ययवादी विचारक है। इसका मतलब क्या होता है? विचार। प्रत्ययवादी दार्शनिक है। प्लेटो कैसे हैं? प्रत्ययवादी दार्शनिक है, जिसका मतलब होता है विचार। इसको हम आइडियलिस्टिक भी कहते हैं, ठीक है, आइडियलिस्टिक दार्श फिलोसफर है ये। कुछ 4-5 प्रकार होता है, उसमें प्लेटो प्रत्ययवादी है। इनफैक्ट ज्यादातर पाश्चात्य साहित्यकार, पाश्चात्य दार्शनिक जो है वो प्रत्ययवादी ही मिलेंगे। इसमें अन्य जो प्रकार होते हैं वो है आत्मवादी, आत्मवादी, वस्तुनिष्ठवादी और अनुभववादी। ठीक है, यही 3-4 प्रकार है जो पाश्चात्य साहित्यकार मिलते हैं। ज्यादातर इसमें प्रत्ययवादी ही मिलेंगे और कुछ ऐसे हैं जो प्रत्ययवादी और आत्मवादी दोनों हैं। इसमें प्लेटो क्या है? आपके प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। प्रत्ययवादी मतलब विचारक है। ये विचारक जो है, इनका दार्शनिक रूप जो है जो ज्यादा विचारक है, इसलिए ये उपयोगितावादी दृष्टि रखते हैं। इन्होंने उपयोगितावादी दृष्टि को अपनाया। उपयोगितावादी दृष्टि को अपनाते हैं ये। इन्होंने कहा कि जो भी चीज रची जा रही है, गढ़ी जा रही है, बनाई जा रही है, उसकी मानव समाज के लिए क्या उपयोगिता है, उस पर ही उस रचना की, उस कृति की सफलता निर्भर करती है। इसलिए इन्होंने साहित्य को भी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी। इन्होंने कहा साहित्य क्या है? कल्पना की वस्तु है, इससे किसी का पेट नहीं भर सकता, इसलिए साहित्य को ये बहुत कमतर मानते हैं। क्या है? कल्पना की वस्तु है। इन्होंने कहा कि साहित्य से बेटर है कि कोई एक टोकरी गोबर के समान, उन्होंने कहा कि एक टोकरी गोबर हो या साहित्य रखा हो, तो उन्होंने कहा कि मैं उस गोबर की उपयोगिता ज्यादा मानूंगा, क्योंकि वो मानव समाज के किसी न किसी कार्य के उपयोग में आएगी। उसके बरक्स उन्होंने साहित्य को उतना ज्यादा उपयोगी नहीं माना, इसलिए वो साहित्य को हमेशा इसे पीछे रखते हैं। इनका कुछ सिद्धांत है जो इम्पोर्टेंट है। प्लेटो का सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत, दिख रहा है, इन्होंने अनुकरण सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सिद्धांत को अभी आगे जब आप अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे। और प्रश्न भी कभी कभी पूछता है कि अनुकरण सिद्धांत किसने दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम अरस्तु को ज्यादा पढ़ते हैं इसलिए हमें तुरंत अरस्तु टिक मारते हैं। बट अनुकरण सिद्धांत की जो शुरुआत है ना, हालांकि यह सिद्धांत प्लेटो से भी पहले चला आ रहा था, लेकिन व्यवस्थित रूप से अनुकरण सिद्धांत जो है वो प्लेटो ही लेकर के आते हैं। अरस्तु ने इस पे कुछ सहमति, कुछ असहमति, ज्यादातर असहमति जताते हुए सिद्धांत को अपनी दृष्टि से उपयोग किया, लेकिन पहली बार सिद्धांत किसने दिया है? यह प्लेटो ने ही दिया। प्लेटो इसमें क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि अनुकरण क्या है? अनुकरण मतलब नकल, नकल करना किसी चीज का, जैसी वो है, अनु मतलब उसके पीछे पीछे जैसी वो बनी गई है उसका नकल करना। तो ये नकल को अनुकरण को प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि कोई भी चीज जो सामने दिखती है दरअसल वह किसी वस्तु कोई सीधे सीधे अनुकरण नहीं है, जबकि वह मूल वस्तु से 3 गुनी दूर है। मतलब यदि कोई पेंटिंग बनाई है किसी कवि ने या किसी कवि ने लेखक कुछ लिखा है, उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल चीज होती है वह उसको से 3 गुनी दूर है। तो उन्होंने कहा कि अनुकरण दरअसल और कुछ नहीं, जो मूल वस्तु से तिगुनी दूरी पर होता है। इस पे कहा मूल वस्तु से 3 गुनी दूरी पर है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसके साथ इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि पहले विचार, विचार जगत, ठीक है, फिर आता है इसका वस्तु जगत, फिर इसको जो सामने आता है वह है
कला जगत। इस 3 भाग में इन्होंने अनुकरण को डिवाइड करके समझा। उन्होंने कहा कि ये 3 गुनी होती है, तो अनुकरण का सिद्धांत थोड़ा सा और ज्यादा प्लेटो जो है वो अलग है। इसके अलावा इन्होंने काव्य के 3 भेद दिए। प्लेटो ने काव्य के 3 भेद दिए, वह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वो क्या है? अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र। काव्य के भेद, कितने भेद किए इन्होंने? 3। पहला अनुकरणात्मक, दूसरा वर्णनात्मक, तीसरा है मिश्र। थोड़ा बड़ा ही लिखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं छोटा थोड़ा सा उस समय जरूर लिखती थी ताकि इस समय एक टॉपिक आपके पूरे बोर्ड पे आ जाए जिसका आप आराम से स्क्रीनशॉट या एक साथ उसका एक ग्राफ तैयार कर सके। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर भी एक ही चीज सारे बोर्ड पे आ जाए। एक टॉपिक पर, शॉर्ट टॉपिक की चीजें एक साथ बोर्ड पे रहने से थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी बनती है आपको आगे भी पढ़ने में, ठीक है। तो इन्होंने इस 3 भागों में बांटा, जिसको वो कहते हैं अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र। इसको उन्होंने क्या कहा? पहला को उन्होंने कहा जाता है प्रहसन, प्रहसन या दुखांतक, ठीक है। दूसरे को उन्होंने कहा प्रगीत और तीसरे को महाकाव्य। इस श्रेणी में रखा। अनुकरणात्मक क्या क्या होते हैं? प्रहसन और दुखांतक, और मतलब ट्रेजेडी। वर्णनात्मक क्या है? प्रगीत। और मिश्र जो है वो है महाकाव्य। इसको वो मानते हैं। इसके साथ प्लेटो की रचना की बात करें तो 2 रचनाएं मुख्यतः फेमस हैं। कौन कौन सी हैं वह? दिख रहा है, ठीक है। प्लेटो की जो 2 रचनाएं फेमस हैं वो है, पहली इयोन और दूसरी है रिपब्लिक, ठीक है। इयोन और दूसरी है, यहाँ पे पहले इयोन है और दूसरी है रिपब्लिक, ठीक। इयोन जिसमें उन्होंने अपना काव्य चिंतक रूप, जो काव्य की जो चिंतन है वह आपको इयोन में दिखेगा, उनकी पुस्तक इयोन में दिखेगी। वहीं रिपब्लिक में उनके वैचारिक, राजनीतिक वैचारिक रूप जो होते हैं, वो जो दृष्टि है वो आपको रिपब्लिक में दिखेगी, इयोन। ये जो उनकी मुख्य इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके अलावा 2-3 छिटपुट और भी पुस्तक उनकी दिखाई पड़ती है, परंतु ये ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी पुस्तक है, ठीक है। इसको आप एक बार में देख सकते हैं, ठीक है।